दोस्तों आज आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। साल 1947 में जब हमारा प्यारा भारत देश आजाद हुआ था, उस समय हमारी जो बाउंड्री लाइंस थी साथियों, वो चाइना के साथ थी नहीं। एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद, बहुत प्यारा देश था तिब्बत। उसके साथ हमारी बाउंड्री लाइंस थी, कोई डिस्प्यूट ही नहीं थे बॉर्डर पर भाई साहब। इंडिया और चाइना आपस में पड़ोसी देश यानी नेवर्स थे ही नहीं। जी हाँ, इन दोनों बड़े देशों के बीच एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट स्टेट या एक आजाद देश हुआ करता था जिसका नाम था तिब्बत। लेकिन फिर आता है साथियों 1950, साल 1950, और चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, तब इन्होंने एक विस्तारवादी नीति अपनाई थी कि 2050 तक हमें विश्व गुरु बनना है। तो 1950 में इन्होंने तिब्बत को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, उनके ऊपर अटैक करा, सीधे साधे लोग थे और उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। और तिब्बत के लोग बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं, चाहते नहीं, कोई ताकत लगा रहे हैं फ्री तिब्बत को लेके, आत्मदाह कर रहे हैं ये लोग लगातार। ठीक है, अब तक 160 प्लस लोग आत्मदाह आग लगाकर ये दिखा रहे हैं कि देखो हम फ्री तिब्बत की मांग कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के साथ तिब्बत पर हमला करता है और उस पर अवैध कब्जा कर लेता है, और बस इसी के बाद रातों रात चीन और भारत सीधे पड़ोसी देश बन जाते हैं, क्योंकि इसने अपने कब्जे में ले लिया। फिर यहां से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है भारत और चाइना का। दोनों की लैंड बॉर्डर्स एक दूसरे से शेयर होने की लगती हैं, और यहीं से जन्म लेता है एक ऐसा सिलसिला जो आज तक भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट्स। पहले अक्षय चीन, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो टॉप पर, भारत के टॉप पर, ये सब भारत का इलाका है, ये सब भारत का ही नक्शा है। ये कश्मीर जो है ना, ये इलीगली, उल्लू का पट्टा, नालायक जो भिखमंगा पाकिस्तान है, इस पर इलीगली कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, ये बहुत जल्दी हम वापस लेने वाले हैं, और ये पूरा विद्रोह हो चुका है, यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया है। ठीक है, अब उसको मिलाने के बाद फायदे नुकसान क्या होंगे, मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वो तो आतंकवादी है ना, पूरा आतंकवादी ग्रुप, और वो बैठे हुए हैं यहाँ। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई, उससे भी आप देख सकते हो, अभी लेटेस्ट वीडियो बनाई है साथियों, कि हमें मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए तो किस तरीके से मिलाना चाहिए, वो चीजें। अच्छा, अब ये इसकी बात कर रहे थे, ये है अक्षय चीन वाला इलाका। इस पर इसने कब्जा कर रखा है, इस वाले एरिया पर किया था 1962 में। पहले अक्षय चीन, फिर लद्दाख का गलवान, और अब जो हम लगातार न्यूज में सुन रहे हैं, हमारा अरुणाचल, हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश। अक्सर खबरें आती हैं कि चाइना हमारी सीमा के अंदर घुस आया है, सड़कें बना रहा है, आर्टिफिशियल विलेजेस बसा रहा है, उसकी आर्मी बॉर्डर्स के पास आ गई है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? चीन अचानक अरुणाचल प्रदेश में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो गया है? क्या चीन सच में किसी बड़े युद्ध यानी वॉर की तैयारी कर रहा है, या इसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी सीक्रेट स्ट्रेटजी है? आज की इस वीडियो में हम इसी सच को पूरे इतिहास और भूगोल के साथ बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो। आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, और उस स्टेट से आप भारत को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, भारत की इंडियन फोर्सेस को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो। और एक बार जय हिंद जरूर लिखा करो साथियों। दोस्तों, इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें चीन के इतिहास और उसकी मानसिकता को समझना होगा, इसकी मेंटेलिटी क्या है। चीन जैसे ही आजाद हुआ, उसने सबसे पहले 1950 में तिब्बत को हड़पा। इसके तुरंत बाद उसकी नजर पड़ी भारत की जमीन पर, खासकर लद्दाख के एक हिस्से पर जिसको बोला जाता है अक्षय चीन। चीन ने यहां एक बहुत सातराना चाल चली, उसने लद्दाख की जमीन पर कब्जा करना स्टार्ट किया। इसलिए उसने चुपचाप 1950 के दशक में एक हाईवे बनाना शुरू कर दिया। यह हाईवे उसके अपने शिनजियांग रीजन से शुरू होकर सीधे तिब्बत तक जाता है साथियों। यहाँ पे शिनजियांग से स्टार्ट होता है और इस तरीके से ये तिब्बत को जोड़ रहा है, क्योंकि पहले तिब्बत में आने के लिए उसको घूम कर आना पड़ता था। तो उसने सोचा कि भाई ये अक्षय चीन वाला जो इलाका है, इस पर तो भारत का कोई कंट्रोल ही नहीं है, भारत की तो यहाँ फोर्सेस ही नहीं है, बॉर्डर पर कुछ है ही नहीं भारत का, तो यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई गांव नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे वो सो रहे थे, नींद ले रहे थे, कौन सी दुनिया में थे, उन्हें अपने क्षेत्र पर ध्यान ही नहीं था। जब चाइना को ये बात पता लग गई कि भाई मैंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और यहाँ भारत सरकार कुछ है ही नहीं, अपना भारत सरकार कोई कंट्रोल नहीं है, तो अपने शिनजियांग को जोड़ने के लिए मैं यहाँ से एक G219 करके रोड उसने निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, धीरे 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 1950 से लगातार वो G219 करके बहुत बड़ा रोड उसने यहाँ बना दिया। यहाँ अपनी फोर्सेस, आर्मी बेसिस बना के तैयार कर दिए, गांव बसाना स्टार्ट कर दिए, और पहाड़ी इलाकों को पूरा डेवलप करना स्टार्ट कर दिया 1950 से। और हमारे संसद में उस समय पता क्या बोला जा रहा था? हिंदी चीनी भाई भाई। जवाहरलाल नेहरू, पूरा भरोसा था हमें कि चाइना हमारे साथ कुछ गलतबाजी नहीं कर सकता है। बाद में पता लगा भाई साहब कि अच्छा ऐसा हुआ। तुम लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या सोचते हो, एक बार जरूर बताइएगा, उनके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। अब आप सोचेंगे कि भारत सरकार
ने इसे रोका क्यों नहीं भाई? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब चीन ये हाईवे बना रहा था तब हमारी सरकारों को कानो कान भनक तक नहीं थी। भारत सरकार को इस बात का पता तब चला जब खुद चीन के एक सरकारी न्यूज़पेपर ने बड़े फक्र से छापा कि हमने शिनजियांग से तिब्बत के लिए हाईवे तैयार कर लिया है जो लद्दाख से गुजरता है। ये वाला हाईवे मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहता हूँ। ये हाईवे खासकर अक्षय चीन, ये ना अक्षय चीन से होते हुए इस तरीके से इसने पूरा फिर G214 इस तरीके से पूरा कंट्रोल कर रखा है इसने भारत को। तब जाकर भारत सरकार जागी। आनन फानन में हमने उस क्षेत्र में अपने सैनिक भेजे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन वहां अपनी सेना के साथ जम चुका था और उसने उल्टा भारत पर ही ब्लेम लगा दिया कि भारत उसकी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। ये वाला ये बोल रहा था ये तो हमारा हिस्सा है, हमारे लोग रह रहे हैं, हम यहां बैठे हुए हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? यहां टॉप पर बैठे हुए थे। इसी तनातनी का नतीजा था कि साल 1962 का भारत चीन युद्ध। उस समय भारत की स्थिति थोड़ी कमजोर थी क्योंकि तत्कालीन सरकार इंडियन आर्मी के डिफेंस बजट पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती थी। क्यों? वो अलग ही दुनिया में सो रहे थे ना, वो तो अलग ही रहते थे, अपने क्षेत्र पर ही अपना कंट्रोल नहीं पा रहे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी का यह मानना था कि हमने चीन के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और किसी के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देंगे। लेकिन दुनिया आदर्शवाद से नहीं चलती, दुनिया ताकत से चलती है। चीन ने पंचशील समझौतों को पैरों तले रौंद दिया और 1962 के युद्ध में उसने अक्षय चीन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। साथी ये 1962 की बात है। 1962 में यही नहीं, वो अरुणाचल प्रदेश में भी उसकी सेना लगातार घुस रही थी। 1962 हमारे अरुणाचल प्रदेश जिसे तब नेफा कहा जाता था। इसे क्या बोला जाता था साथियों? नेफा। यहां आप इसको नेफा 1962 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। उसके अंदर तक घुस गई थी यहां भी सेना चाइना की। हालांकि जब सीज फायर हुआ तो चीन की सेना अरुणाचल से पीछे हट गई, लेकिन विवाद की चिंगारी वहीं छोड़ गई। अब बात करते हैं आज की सिचुएशन की। अगर हम भारत चीन बॉर्डर को देखें तो यह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है वेस्टर्न सेक्टर, ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं साथियों वेस्टर्न सेक्टर। ये जो आता है आपका ये मिडिल सेक्टर आता है और ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो सेक्टर है ये ईस्टर्न सेक्टर है साथियों। तीसरा सबसे सेंसिटिव इलाका है ईस्टर्न सेक्टर यानी हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो चीन के साथ सीमा साझा करता है उस इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कहा जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ये वाली लाइन जो है इसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है साथियों। ये ही तो जो मैकमोहन लाइन थी 1914 में डिसाइड करी थी। ये वाली लाइन 1914 में किसने करी थी? अंग्रेज थे ना 1914 में तो भारत के अंदर। तो अंग्रेजों ने तिब्बत के साथ मिलकर ये जो बॉर्डर्स थे इसको नाम दिया था 1914 में मैकमोहन लाइन। उस समय चाइना का जो मंत्री था, चाइना के जो वो थे वो भी यहाँ आए हुए थे, लेकिन उन्होंने इस पर साइन करने से मना कर दिया था। जो प्रतिनिधि था चाइना का उसने बोला कि नहीं मैं इसका साइन नहीं करूंगा। तो तिब्बत और अंग्रेजों के बीच भारत के जो अंग्रेज थे उन्होंने के बीच समझौता हुआ और 1914 में ये बॉर्डर लाइन खिंच गई। बाद में जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो उसने कहना शुरू किया चूंकि तिब्बत हमेशा से हमारा हिस्सा रहा है, तिब्बत पर तो उसने कंट्रोल कर लिया ना, और 1914 के समझौते पर हमने साइन नहीं किए थे, इसलिए हम इस मैकमोहन लाइन को मानते नहीं। इस मैकमोहन लाइन को वो मानता ही नहीं। और यह पूरा अरुणाचल प्रदेश दरअसल भारत का नहीं बल्कि दक्षिणी तिब्बत यानी साउथ तिब्बत है। यहीं पर सामने आती है चीन की सबसे खतरनाक ऑफिशियल पॉलिसी जिसे माओ जेडोंग ने दिया था, हथेली और 5 उंगलियों यानी पाल्म एंड 5 फिंगर पॉलिसी। उसका क्या कहना था? उसका यह कहना था साथियों, अब इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझिएगा कि 5 फिंगर, अगर पहली फिंगर की बात करूंगा तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा आएगा। उन्होंने बोला था, चीन का कहना था कि तिब्बत उसकी हथेली है। पहली उंगली अक्षय चीन जिस पर वो कब्जा कर चुका है, ये वाला अक्षय चीन वाला इलाका। दूसरी नेपाल। तीसरी की बात करें साथियों, यहां नेपाल में पानी की तरह पैसा बहा रहा है, नेपाल को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पैसा देके कर्ज देके पहले उसको पूरा कंट्रोल में बनाता है ना चाइना, तो नेपाल को पूरा कंट्रोल में कर लिया। नेपाल तभी तो भारत के अगेंस्ट बोल रहा है, भारत के इन्फ्लुएंस से दूर हो जाए। और तीसरी उंगली किसको बताता है? वो सिक्किम। और चौथी उंगली कौन है उसकी? भूटान, जिसे भी चीन भारत से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और 5वीं उंगली अरुणाचल प्रदेश, यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर चीन की गिद्ध जैसी नजरें हमेशा से टिकी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, चीन अरुणाचल को हड़पने के लिए क्या कर रहा है? क्या वो कोई बड़ी जंग लड़ेगा? नहीं भाई, चीन बहुत शातिर है,
वो जानता है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। अगर आज युद्ध हुआ तो भारत चीन को ऐसा सबक सिखाएगा, उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इसलिए चीन एक बेहद खतरनाक रणनीति पर काम करता है, जिसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी। अब सबसे ज्यादा जो ये काम कर रहा है ना, वो किस पर काम कर रहा है? सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी ब्रेड या सॉसेस को एक बार में पूरा नहीं खाते, बल्कि उसके पतले पतले स्लाइसेस काटकर, छोटे छोटे टुकड़े काटकर हम खाते हैं ना। चीन जमीन के साथ भी यही करता है। वो एक बार में पूरे अरुणाचल प्रदेश पर हमला नहीं करेगा। वो छोटे छोटे, जहां पर इंडियन आर्मी नहीं है, जहां पर हमारा पूरा फोकस नहीं है, जहां हमारी आर्मी पेट्रोलिंग नहीं करती है, गश्त नहीं लगाती है, उन क्षेत्रों को कब्जा करने की कोशिश करेगा। अरुणाचल प्रदेश के वो दूर दराज के इलाके जो बिल्कुल सुनसान है, जहां कोई आबादी नहीं रहती है और जहां हमारी सेना रोज गश्त नहीं कर पाती है, वहां चीन के सैनिक और वर्कर्स चुपचाप रात के अंधेरे में घुस आते हैं। वहां आकर वो रातों रात पक्की सड़कें बना देते हैं और पुल बना देते हैं। अब ये देखिए ना, ये सारी चीज, ये जो सैटेलाइट इमेजेस निकल के आई, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा साथियों। ये जितने भी सैटेलाइट इमेजेस हैं, मिलिट्री कैंप्स खड़े कर देते हैं और सबसे खतरनाक बात, वहां चीनी नागरिक को लाकर बसा देते हैं और पूरे के पूरे पक्के गांव यानी सिविलियन विलेजेस तैयार कर देते हैं। हाल ही में कुछ ट्राइबल ग्रुप्स और वेलफेयर सोसाइटीज ने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए यह खुलासा किया है कि जिन जगहों पर हमारे स्थानीय लोग अपने गाय भेड़ों को चराने यानी ग्रेजिंग के लिए जाते थे, वहां अब चीन के पक्के कैंप और गांव बन चुके हैं। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? अब देखिए ना, ये व्हीकल्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन, ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास का जो इलाका है जो हमारे कंट्रोल में, वहां पर नए नए रोड बना रहा है, चाइनीज विलेजेस बसा रहा है, बहुत सारे एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, हेलीपैड वो बनाने की कोशिश कर रहा है, कंस्ट्रक्शन प्लांट उसके बन रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं साथियों। ये आप देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ इस इलाके पर वो पूरी तरीके से धीरे धीरे घुस रहा है। ये न्यूज भी तो निकल के आई थी, आप इस न्यूज को देखिए, यहाँ साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि डिड चाइनीज ट्रूप्स एंटर 60 किलोमीटर इनटू इंडिया गवर्नमेंट डिबंक्स वायरल क्लेम। ताकि कल को वो जिस तरीके से घुस रहा है, कल को अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो या मामला यूएन में जाए तो चीन बड़े गर्व से दुनिया को दिखा सके, देखिए यहां तो सालों से हमारे चीनी नागरिक रह रहे हैं, यहाँ चीनी स्कूल हैं, चीनी लोग हैं, तो ये जमीन कानूनी तौर पर हमारी हुई। बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े धीरे धीरे जमीन को कुतरना ही सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है चाइना की। बात सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है दोस्तों, चीन भारत को रणनीतिक रूप से चारों तरफ से घिर रहा है। अभी कुछ समय पहले ही न्यूज आई थी कि चीन ने बांग्लादेश के साथ एक बड़ी डील की है, जिसके तहत वो तीस्ता नदी के पूरे मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को संभालेगा। अब ये तीस्ता नदी सीधे आकर ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यह इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक के बिल्कुल पास है। इसको भी समझो साथियों, ये इश्यूज जो चल रहे हैं चाइना के साथ, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई साहब ये देखो, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, दिख रहा है आपको, यहाँ हमारा पश्चिम बंगाल आता है पूरा, ये बांग्लादेश है आपका यहाँ बैठा हुआ है, यहां भूटान बैठा हुआ है, यहां नेपाल बैठा हुआ, ऊपर से चाइना सिक्किम बैठे हुए हैं। तो ये 22 किलोमीटर का रास्ता है, ये 22 किलोमीटर का चाइना, और ये तीस्ता जो रिवर प्रोजेक्ट है वो यहां चल रहा है, यहां पूरा इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना। ठीक है, यहां एक ग्वादर पोर्ट है जो भारत के पास था, वो भी किसने ले लिया है? चाइना ले लिया है। जो तारिक रहमान है बांग्लादेश के पीएम, वो वहां जाके समझौता किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 22 किलोमीटर रास्ता है, तो यही रास्ता तो हमारी जो 7 सिस्टर है उनसे मिल रहा है। सप्लाई चेन जो है भारत की, वो 7 सिस्टर तक जाने के लिए वो ये है। तो वो इसको डिस्प्यूट करना चाह रहे हैं, इसको खत्म करना चाह रहे हैं, इस चिकन नेक को। और इसको खत्म करने का मतलब क्या है? ये पूरा भारत का जो हिस्सा है अलग हो जाए, तोड़ना चाहते हैं भारत के इसको। तो भारत ने भी अपनी रणनीति बना रखी थी कि कभी भविष्य में अगर कोई दिक्कत समस्या यहाँ आती है युद्ध के दौरान, तो हम यहाँ ग्वादर पोर्ट तो हमारे पास है, हम यहाँ होकर इस तरीके से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ भी कब्जा करके बैठा हुआ है कौन? चाइना। यही इकलौता रास्ता पूरे नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी के भारत से जोड़ता है। सोचिए अगर चीन तीस्ता नदी के बहाने यहां आकर, तीस्ता नदी के बहाने अगर यहां आकर बैठ जाता है और कल को कोई युद्ध जैसी स्थिति बनी, तो वो इस 22 किलोमीटर के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत का संपर्क अपने ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से टूट जाएगा। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश का मोगला पोर्ट भी, ये जो मोगला पोर्ट मैंने अभी आपको बताया है, अपने प्रभाव में ले लिया है, जो हमारे कोलकाता के बेहद नजदीक है। साथ ही चीन समय समय पर अपने नए नए नक्शे यानी मैप्स रिलीज करता रहता है, जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाता है। हद तो तब हो जाती है जब भारत का कोई बड़ा नेता या हमारे डिफेंस मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाते हैं, तो चीन ऑफिशियली उस पर आपत्ति जताता है कि वहां मत जाओ, वो हमारी जमीन है। और चीन का सबसे बड़ा और खतरनाक खेल है वाटर गेम यानी वाटर बम। हम सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की लाइफलाइन है ब्रह्मपुत्र नदी।
जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। यह नदी तिब्बत से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में एंटर करती है। चीन इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बना रहा है। यह बांध इतना विशाल होगा कि चीन जब चाहेगा भारत में आने वाले पानी को रोक देगा, जिससे हमारे यहां सूखा पड़ जाएगा, और जब उसका मन करेगा वो एक साथ लाखों क्यूसेक पानी छोड़ देगा, जिससे पूरे अरुणाचल और असम में भयानक तबाही और बाढ़ आ जाएगी। यानी चीन के हाथ में हमारे पानी का रिमोट कंट्रोल आ जाएगा। अब आपके मन में यह गुस्सा आ रहा होगा कि भाई चीन इतना सब कुछ कर रहा है तो हमारी भारत सरकार क्या कर रही है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? तो आपको बता दूं कि अब भारत की रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में हमारी सरकारों की एक थिंकिंग हुआ करती थी कि बॉर्डर लाइन वाले इलाकों में जानबूझकर अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ। क्यों? इसके पीछे का रीजन समझो। वो इसलिए नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उनको सबसे बड़ा जो डर था वो चाइना का था। भाई हम यहाँ जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया है हम यहाँ सड़क नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। उनका सोचना था कि अगर हमने वहां शानदार सड़कें बना दी और कभी चीन ने हमला कर दिया तो चीन सेना उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करके आसानी से भारत के अंदरी हिस्सों तक आ जाएगी। लेकिन इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान हमारी अपनी सेना को हो रहा था। अगर बॉर्डर पर चीन कोई हरकत करता था तो चीनी सेना अपनी बेहतरीन सड़कों और रेलवे लाइनों की वजह से एक दिन में बॉर्डर पार पहुंच जाती थी, जबकि हमारी सेना की टूटी फूटी सड़कों के कारण वहां पहुंचने में 15 से 20 दिन का समय लगता था साथियों। लेकिन साल 2014 के बाद और खासकर 2020 के गलवान क्लैश के बाद भारत ने इस नीति को पूरी तरह बदल दिया। आज हमारा बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रात दिन एक करके अरुणाचल के बॉर्डर पर दुनिया की सबसे ऊंची टनल जैसे सैला टनल, ऑल वेदर रोड्स और फाइटर जेट्स के लिए एयर ट्रिप्स बना रहा है, एयर स्ट्रिप्स बना रहा है। अब अगर चीन कोई हिमाकत करता है तो भारतीय सेना चंद घंटों के अंदर भारी टैंकों और हथियारों के साथ सीमा पर तैनात हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कदम क्या है? भारत सरकार का वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। पहले सुविधाओं की कमी के कारण बॉर्डर के लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, जिससे वो इलाके खाली हो रहे थे और चीन को घुसपैठ का मौका मिल रहा था। अब सरकार इन गांवों में पक्के मकान, बिजली, 5G इंटरनेट, पानी और हॉस्पिटल्स दे रही है ताकि लोग वहीं रहें, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहां के लोकल लोग ही होते हैं। अगर आप 1999 के कारगिल युद्ध की घुसपैठ की सबसे पहली जो खबर थी वो चरवाहे ने ही सेना को दी थी, जो वहां के लोकल लोग थे। आज अरुणाचल के ये गांव वाले चीन की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखते हैं और तुरंत हमारी आर्मी को अलर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हालांकि भारत सरकार ने चीन के इन हालिया दावों यानी रिसेंट क्लेम्स को पूरी तरह खारिज किया है और हमारी सेना सीमा पर पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन चीन के इतिहास को देखते हुए हमें एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ना है। यानी वो कैन नॉट लूज ओवर गॉड इवन फॉर अ सेकेंड। चीन की इस दादागिरी का जो सबसे परमानेंट और आखिरी इलाज है वो है भारत की आर्थिक ताकत यानी इकोनॉमिक पावर। चीन आज दुनिया में जो ये गुंडागर्दी कर पा रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। जिस दिन भारत अपनी इकोनॉमी और मजबूत कर लेगा, हमारे यहाँ नए नए इनोवेशंस होंगे, हम रिसर्च पर पैसा खर्च करेंगे और खुद हथियार बनाने में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उस दिन चीन की सलामी स्लाइसिंग धरी की धरी रह जाएगी। इस पूरे गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि चीन की इस वाटर बम और विलेजेस पॉलिटिक्स का जवाब देने के लिए भारत को और कड़े कदम उठाने चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।